हेलो फ्रेंड्स, वीडियो मेंस टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में आज टेस्ट पेपर कोड 104 का डिस्कशन करेंगे और जिसका पहला सेगमेंट है जनरल साइंस। तो आइए डिस्कशन शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, लोहे की कील पानी में डूब जाती है, वही लोहे का बना हुआ जहाज समुद्र में तैरता है। उपयुक्त घटना में भौतिकी का कौन सा गुण कार्य करता है? तो देखो दोस्तों, इसमें सीधी सी बात पूछी गई है कि हम अक्सर देखते हैं कि समुद्र में जो बड़ा सा जहाज होता है वो पानी में डूबता नहीं है, लेकिन अगर हम उस पानी में छोटी सी कील डालें तो वो डूब जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके सबसे बड़ा कारण होता है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल किसे कहते हैं? तो उत्प्लावन बल वह बल होता है जब हम पानी में किसी वस्तु को डालते हैं तो उस वस्तु में उसके विपरीत दिशा में या ऊपर की तरफ जो लगने वाला बल होता है वो उत्प्लावन बल कहलाता है, जिसका मान उत्प्लावन बल का मान उस वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो लोहे की कील होती है वो काफी छोटी होती है और उस कारण से उसका घनत्व भी काफी ज्यादा होता है, तो उसके द्वारा जो विपरीत दिशा में लगने वाला उत्प्लावन बल होता है वो काफी कम होता है। लेकिन जो जहाज होता है, जहाज का जो स्ट्रक्चर होती है, जो उसकी बनावट हम जो बनाते हैं वो इस प्रकार से बनाते हैं कि वो अधिक से अधिक पानी को हटाए, और जब वो अधिक से अधिक पानी को हटाती है तो उसकी विपरीत दिशा में जो लगने वाला उत्प्लावन बल होता है उसका मान क्या होता है? बढ़ जाता है। इस कारण से वो समुद्र में आसानी से तैर पाता है। तो ये इसका मतलब प्रमुख कारण होता है, इस कारण से वो आसानी से तैर पाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन है द्रव्य का पृष्ठ तनाव का गुण, सेकेंड है द्रव्य का शांता का गुण, थर्ड है द्रव्य पर लगने वाला उत्प्लावन बल, और चौथा है पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें लिखा है तरल पदार्थों के आपेक्षिक घनत्व का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे इन्होंने पूछा है आपेक्षिक घनत्व। तो आपेक्षिक घनत्व किसे कहा जाता है? आपेक्षिक घनत्व जब किसी पदार्थ को जल के सापेक्ष उसके घनत्व को जब मापा जाता है या उसके अनुपात के रूप में लिया जाता है तो उसको आपेक्षिक घनत्व कहा जाता है। तो इसका सूत्र होगा पदार्थ का घनत्व अपॉन जल का घनत्व। तो इसे क्या कहा जाता है? आपेक्षिक घनत्व कहा जाता है, जो क्या है? जो एक मात्रक विहीन राशि होती है। क्यों? क्योंकि इसका जो भी मात्रक होगा, घनत्व का मात्रक क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। उसके आधार पर ये दोनों का मात्रक जो होता है वो दोनों सेम होंगे और वो आपस में क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक प्रकार की मात्रक विहीन राशि होती है। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि इसका मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, माइक्रोमीटर और फेदोमीटर। तो देखो, फेदोमीटर होता है वो किसके लिए कार्य में आता है? वो समुद्र की गहराई को मापने में काम आता है, समुद्र की गहराई के मापन। ठीक है। माइक्रोमीटर होता है वो काफी कोई जो छोटी वस्तुएं होती है उनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, सूक्ष्म स्तर पर उनके मापन करने के लिए माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और बैरोमीटर होता है वो किसके लिए होता है? वायुदाब, वायुदाब के मापन के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तथा हाइड्रोमीटर है वो हाइड्रोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? अपेक्षित घनत्व का मापन किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा इन्होंने कि बादलों में बिजली की चमक गरजने से पहले दिखाई देती है, ऐसा क्यों होता है? तो देखो, बरसात के दिनों में अक्सर हमने देखा है कि जब बिजली चमकती है तो उसकी चमक पहले दिखाई देती है, लेकिन उसकी आवाज़ होती है वो कुछ सेकंड के बाद हमें सुनाई देती है। तो ऐसा क्या होता है? तो इसके पीछे भी विज्ञान कार्य करती है। देखो, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से कम होती है। ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। सी ऑप्शन है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, और डी ऑप्शन है प्रकाश के विवर्तन के कारण।
तो देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि प्रकाश की जो चाल होती है वो अधिक होती है। प्रकाश की चाल ध्वनि से काफी अधिक होती है। इस कारण से सबसे पहले हमें क्या, उसकी चमक होती है वो दिखाई देती है, और उसके पश्चात ध्वनि हमें सुनाई देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। साथ ही यहाँ पे कई बार एग्जाम में हमको पूछते हैं कि प्रकाश की जो चाल होती है वो निर्वात में कितनी होती है। तो निर्वात में सर्वाधिक पाई जाती है, और उसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इस फैक्ट को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया बी। आइए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ पे लिखा है, मौत के कुएं में मोटर गाड़ी की गति पर कौन सा बल कार्य करता है, या किस बल के कारण होती है। तो हमने अक्सर मेलों में देखते हैं जो मौत के कुएं लगते हैं। मौत के कुएं के अंदर बाइक या फिर जो कार होती है वो उसके चारों ओर घूमती है, वो बड़ी आसानी से घुमा लेते हैं। तो इसके ऊपर कौन सा बल कार्य करता है। तो इसमें भी जो साइंस है वो यहाँ पे कार्य करती है, और उसमें देखो ऑप्शन में दिया गया है। पहला ऑप्शन है अभिकेंद्रीय बल के कारण, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तीसरा है अपकेंद्रीय बल के कारण, और चौथा है नाभिकीय बल के कारण। तो देखो, हमने अक्सर इन दो बलों के बारे में सुना होता है कि एक होता है अभिकेंद्रीय बल, जो इसके नाम से काफी स्पष्ट है, जो क्या करता है, केंद्र की तरफ लगता है। वही एक बल होता है अपकेंद्रीय बल, जो क्या करता है, केंद्र से बाहर की तरफ कार्य करता है। ठीक है, तो मौत का कुआं जो उसमें सराउंडिंग जो गाड़ी घूमती रहती है, तो उसके पीछे कौन सा बल कार्य करता है, वहां पे अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। साथ ही ये अपकेंद्रीय बल होता है वो जो हमारी वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली के अंदर भी कौन सा बल कार्य करता है, अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। वही अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल को देखें तो अभिकेंद्रीय बल है वो केंद्र से बाहर की तरफ लगता है, और जो हमारी ग्रहों की जो गति होती है, ग्रहों की गति, उसके अंदर भी ये अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। साथ ही अभिकेंद्रीय बल जब किसी मोड़ पर वाहन की जो गति होती है उसमें अभिकेंद्रीय बल होता है वो काफी सहायक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना भाग हो जाता है। तो देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब कोई वस्तु है उसका भार पृथ्वी पर और चंद्रमा पर भिन्न भिन्न होता है। हम अक्सर सुनते हैं कि जब हम अंतरिक्ष के अंदर चले जाते हैं तो हमारा भार है वो क्या हो जाता है, भार विहीन हो जाता है, या भार के अंदर काफी कमी का अनुभव होता है। देखो, जब हम चंद्रमा पर जाते हैं, किसी वस्तु का जो भार होता है, भार बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक है, वो होता है। तो यहाँ पे जो ये कमी या फिर जो भारहीनता का जो अनुभव होता है वो किसके कारण से होता है, जी के मान अर्थात गुरुत्वीय त्वरण होता है। गुरुत्वीय त्वरण, उसके मान में परिवर्तन के कारण ये भार की जो कमी है वो हमें दिखती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि कितना प्रतिशत या कितना भाग इसका रह जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है कि वस्तु का भार समान बना रहता है। बी ऑप्शन है वस्तु का भार 1/2 हो जाता है, सी ऑप्शन है 1/4 हो जाता है, या फिर 1/6 हो जाता है। तो यहाँ पे कितना रह जाता है, ये 1/6 वस्तु का भार रह जाता है। ठीक है, साथ ही अगर यहाँ पे इन्होंने पूछा होता कि ये वस्तु के भार की बजाय इन्होंने अगर पूछा होता कि चंद्रमा पर और पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो कितना रहता, तो वो क्या रहता, वो बिल्कुल समान रहता। उसके द्रव्यमान में कभी परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि उसके कहाँ पे आएगा, भार में परिवर्तन आएगा। क्यों, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण होता है उसके मान में परिवर्तन आता है। पृथ्वी के स्तर में भी अलग अलग क्षेत्र पर गुरुत्वीय जो त्वरण होता है उसके मान में भी परिवर्तन आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कितना रह जाता है, 1/6 भाग रह जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें इन्होंने पूछा है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है।
तो यहाँ पे इन्होंने लेंस की क्षमता का मात्रक, जिसे लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन में दिया देखो, पहला डायोप्टर, दूसरा फोकस दूरी, डेसिबल, या फिर कैंडेला। तो यहाँ पे देखो सीधा सा आंसर है इसका डायोप्टर। ठीक है, और साथ ही देखो डायोप्टर के बारे में हम देखते हैं, तो डायोप्टर किसे कहते हैं, तो ये जो लेंस होती है, लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, और इसका मान उत्तल लेंस के लिए धनात्मक होता है और अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक होता है। ठीक है, क्योंकि देखो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी कोई किसी का मात्रक होता नहीं है। ठीक है, और डेसिबल, डेसिबल है वो ध्वनि की जो प्रबलता होती है उसके मात्रक के रूप में से देखा जाता है। और कैंडेला, ऊष्मा की जो तीव्रता होती है, वो होता है कैंडेला। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इन्होंने कहा है कि जल का असामान्य प्रसार का गुण कितने डिग्री सेल्सियस पर प्रदर्शित होता है। तो देखो सबसे बड़ी बात इन्होंने यहाँ पे पूछी है असामान्य प्रसार का गुण। तो असामान्य यानी मतलब कुछ भिन्न तरीके का है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है असामान्य प्रसार का गुण। तो जब जल के अंदर अप्रसार के गुण में हम देखते हैं असामान्य प्रसार का गुण। सॉरी, देखो जब बर्फ को हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो वो पानी में या जल में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो उसके आयतन में वृद्धि तथा उसके घनत्व में कमी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब बर्फ पिघलेगा तो उसके आयतन में बिल्कुल वृद्धि होगी, और आयतन में अगर वृद्धि होगी तो फिर उसके घनत्व में कमी होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, जब बर्फ को हम गर्म करते बर्फ को जब हम गर्म करते तो वो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक 4 डिग्री सेल्सियस तक जाने पर उसके जो आयतन होती है, आयतन में वृद्धि की बजाय कमी होने लगती है, और उसके घनत्व में वृद्धि होने लगती है। तो ये जो जल का जो ये गुण होता है, वो उसे ही क्या कहा जाता है, असामान्य प्रसार का गुण कहा जाता है। ठीक है, तो ये अधिकतम किस पे दिखता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर प्रदर्शित होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 डिग्री सेल्सियस। साथ ही जो जल का ये असामान्य प्रसार का जो गुण होता है, वो दैनिक जीवन में भी काफी उपयोगी होता है। ये कहाँ पे काम आता है, कहाँ पे देखने को मिलता है, तो जो समुद्र या फिर जो झीलें होती है, हम अक्सर देखते हैं कि झील का जो ऊपर वाला बर्फ के रूप में जब जम जाती है, जैसे कि डल झील हो गई या फिर नक्की झील वगैरह हो गई, तो उसका ऊपर का पानी जो होता है वो तो जम जाता है, लेकिन जो नीचे का जो पानी होता है वो जमता नहीं है। तो वो नहीं जमता है, इस कारण से क्या होगा, जो जीव जंतु होते हैं वो काफी आसानी से अपनी जो श्वसन क्रिया है या फिर जो जीवित रहने का जो कारण होता है उसके लिए काफी ये उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो ये इस रूप में हम देख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किस ताप पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान प्रदर्शित होता है। देखो यहाँ पे इन्होंने पूछा है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होता है, उनके अंदर संबंध के लिए एक फॉर्मूला होता है, सेल्सियस इक्वल्स टू 9/5 फ़ारेनहाइट माइनस 32। यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि फ़ारेनहाइट का कौन सा मान रखे जो सेल्सियस के अंदर समान आए, या फिर सेल्सियस का कौन सा मान रखे जो कि फ़ारेनहाइट के अंदर समान आए। तो यहाँ पे ऑप्शन इन्होंने दिए 20 डिग्री, 97 डिग्री, 40 डिग्री और 98 डिग्री इन्होंने दिया है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इनमें से कोई भी ऑप्शन के मान को आपको रखना है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हर एक को एक एक मान को यहाँ पे रख सकते हैं और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, जैसे कि अपन फ़ारेनहाइट का मान -40 लेते हैं, ठीक है, तो सॉल्व करेंगे 72 माइनस, सॉरी यहाँ पे इसका फॉर्मूला है वो प्लस आता है, तो आंसर हो जाएगा -40। तो इस फॉर्मूले का थोड़ा ध्यान रखना, सेल्सियस इक्वल्स टू 9/5 फ़ारेनहाइट प्लस 30
2 होता है। ठीक है, तो 40 का मान 40 डिग्री के अंदर अगर हम सेल्सियस फॉरेनहाइट को लेते हैं तो सेल्सियस का मान भी 40 डिग्री के आता है। तो ये फैक्चुअल पोर्शन है, तो आप याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इन्होंने पूछा है विद्युत जनित्र का कार्य करता है, विद्युत जनित्र कार्य करता है। तो इन्होंने पहला ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, या फिर ए और ए तथा बी दोनों का कार्य करता है। तो देखो विद्युत जनित्र इसको क्या कहते हैं, जनरेटर, जनरेटर, जनरेटर अक्सर हमने शादियों में देखा है। वो क्या कार्य करता है, विद्युत जब चली जाती है उस समय अपने को जनरेटर की काफी जरूरत होती है, तो ये क्या कार्य करता है, विद्युत को उत्पन्न करने का या फिर विद्युत के रूप में अपने को सप्लाई करने का कार्य करता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, नहीं, ये क्या कार्य करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है, तो हमारे घरों में जो विद्युत मोटर होती है वो क्या काम करती है, विद्युत ऊर्जा हम इसको सप्लाई करते हैं, वो पानी चढ़ाने का जैसे कार्य करती है या अन्य कोई कार्य करती है, तो इस रूप में विद्युत मोटर हो गई। तो इसका ये क्या कार्य करेगी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, और इसका विद्युत जनित्र का क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो इसमें क्या है कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस पदार्थ में होती है। देखो ध्वनि की जो चाल होती है वो विभिन्न माध्यमों में अलग अलग पाई जाती है। ठीक है, जो किस पर निर्भर करती है, ध्वनि की चाल पदार्थ के घनत्व और उसके जो प्रत्यास्थता होती है उस पर निर्भर करती है। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि ठोस, द्रव और गैस जो पदार्थ होते हैं उन सभी की घनत्व और उनके जो प्रत्यास्थता होती है वो भिन्न भिन्न पाई जाती है। इस आधार पर उनके अंदर जो ध्वनि की जो चाल होती है वो भी अलग अलग होती है। तो देखो यहाँ पे इनका जो क्रम होता है, पदार्थ के भीतर ध्वनि की चाल का क्रम वो होता है ठोस में सर्वाधिक, उसके बाद द्रव में, और उसके बाद गैस में होता है। क्यों, देखो ठोस होता है, ठोस के अंदर जो कण होते हैं वो काफी पास पास में होते हैं, तो इस कारण से इसकी प्रत्यास्थता ज्यादा होगी, तो प्रत्यास्थता जब ज्यादा होगी तो उसकी ध्वनि की चाल होगी वो भी सर्वाधिक होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा बल सर्वाधिक प्रबल बल होता है। ठीक है, तो प्रकृति के अंदर कुछ मौलिक बल होते हैं, इसके अंदर मौलिक बलों की संख्या होती है 4, जिनमें उनके प्रबलता के क्रम के आधार पर उन्हें व्यवस्थित किया जाता है। इसमें सबसे सर्वाधिक प्रबल जो बल होता है वो नाभिकीय बल, उसके बाद विद्युत चुंबकीय बल, उसके बाद दुर्बल बल या वांडरवॉल्स जो बल होता है वो, तथा उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वह इसका प्रबलता का क्रम होता है। नाभिकीय बल है वो सर्वाधिक प्रबल बल इसलिए होता है क्योंकि वो जो परमाणु की नाभिक के अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन और प्रोटॉन इन दोनों के मध्य लगता है। साथ ही ये प्रबल इसलिए होता है क्योंकि प्रोटॉन और प्रोटॉन दोनों धनावेश प्रकृति के होते हैं, और धनावेश अगर दोनों होंगे तो वो आपस में प्रतिकर्षण का उनके अंदर गुण होगा। अगर वो प्रतिकर्षित आपस में करेंगे तो उनको आपस में बांधने के लिए काफी बड़े प्रबल बल की आवश्यकता होगी, उस रूप में नाभिकीय बल कार्य करता है। इस कारण से जो नाभिकीय बल होता है वो सबसे प्रबल बल माना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें इन्होंने कहा है कि सुमेलित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे प्रकाश का गुण तथा उससे संबंधित कुछ परिघटनाएं दी गई है जिसको हमें आपस में सुमेलित करना है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, के बाद बी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है,
तीसरा ऑप्शन है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और डी ऑप्शन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यहाँ पे ये जो परिघटनाएं दी है इसके बारे में हम देखेंगे कि देखो प्रकाश का अपवर्तन किसको कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने स्थान को या अपना जो निश्चित मार्ग होता है उससे क्या होती है, विचलित होती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है तो उसमें विभिन्न जो उपस्थित कण होते हैं उनसे टकराकर ये प्रकाश जो फैलता है, इस परिघटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। ठीक है, तीसरा सी ऑप्शन है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है। ठीक है, जब वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अभिलंब से दूर हटता है, और जब ये दूर हटता है, ठीक है, अब इस स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पे एक निश्चित कोण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। यदि प्रकाश के किरणों के मध्य का जो कोण है वो अगर इस क्रांतिक कोण से अधिक होगा तो प्रकाश की किरण है वो उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो इस परिघटना को क्या कहा जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, और डी ऑप्शन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, जो श्वेत प्रकाश होता है वह श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों के रूप में विघटन होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो प्रकाश के विभिन्न गुण हैं उनके बारे में हमने देखा। अब इसकी जो हमारे दैनिक जीवन के अंदर हमें ये कहाँ पर देखने को मिलता है, इसके संबंध में हम इसको सुमेलित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहला इन्होंने बोला प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन हमारे दैनिक जीवन में जैसे कि तारों का टिमटिमाना होता है उस परिघटना के अंदर, या फिर पानी में रखी हुई पेंसिल होती है वो हमें थोड़ी मुरझाई हुई नजर आती है। तो इस कारण ये जो परिदृश्य है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, प्रकाश के अपवर्तन में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 3 है वो ए से मैच करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए का 3 कहाँ पे, बी और डी के अंदर स्थित है, तो मतलब ए और सी एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद बी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन कहाँ पे दिखता है, ये हम इस कारण से क्या होता है, आकाश का नीला रंग दिखाई देना। आकाश का जो नीला रंग होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। ठीक है, अगला ऑप्शन है, देखो बी का हो गया एक, बी का एक किसमें, ए और बी में है, जबकि देखो ए वाला ऑप्शन है वो तो पहले से एलिमिनेट है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन आगे वाली घटना में भी देख, आगे वाले गुणों के अंदर देखते हैं ऑप्शन के अंदर कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है वो उसकी परिघटना कहाँ पे देखने को मिलती है हमें, हीरे की जो चमक होती है, हीरा जो अपने आप में जो चमक पैदा करता है वो जो दिखता है वो किस कारण से होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। साथ ही जैसे कि रेगिस्तान में जो मरीचिका हम देखते हैं वो दिखने के पीछे भी कौन सा कारण होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो जो विबग्योर की जो बात करते हैं, बेनी आह पी नाला, जो ये रूप है वो किसके कारण होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे जो कीवर्ड है उसको हम नोटिस करेंगे कि यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, सत्य को पूछा है। इसमें पहला ऑप्शन है, पहला कथन है अवतल दर्पण का उपयोग मोटर वाहन के पृष्ठ दृश्यों के दर्पण के लिए किया जाता है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने कहा है अवतल दर्पण, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखो उत्तल दर्पण होता है वो क्या करता है, किरणों को फैलाने का कार्य करता है। ये क्या करता है, फैलाता है। लेकिन इसके साथ ही उत्तल लेंस होता है जो क्या करता है, जो उसका प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब को छोटा और सीधा बनाता है। साथ ही उत्तल दर्पण है, इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो काफी अधिक होता है। तो दृष्टि क्षेत्रफल काफी अधिक होने के कारण जब हम बाइक चलाते हैं या फिर मोटर वाहन में जो
बगल में जो हमारे दर्पण लगा हुआ होता है, तो वो अधिक से अधिक क्षेत्रफल जो होता है उसको कवर कर सकता है और अधिक से अधिक क्षेत्रफल को उस छोटे से जो दर्पण होता है उसमें दिखाने का प्रयास करता है। तो इसका ए ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट वाला ऑप्शन है कि उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है, जो बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे देखना होगा कि इन्होंने पूछा है दूरदृष्टि दोष, तो दूरदृष्टि दोष होता है जिसको क्या कहा जाता है, मायोपिया भी कहा जाता है। इसमें क्या होगा कि दूरदृष्टि दोष है, इसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखना होगा उत्तल लेंस का उपयोग क्यों किया जाता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह किसका कार्य करता है, किरणों को अभिसारित करने का कार्य करता है। अभिसारित मतलब आपस में उनको फैलने की बजाय उसको केंद्रित करने का कार्य करता है, इसलिए इसको अभिसारित लेंस भी कहा जाता है। अब इसमें समस्या, इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि दूरदृष्टि दोष होता है जिसमें जो प्रतिबिंब होगा वो रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, तथा रेटिना पर बनाने के लिए हम यहाँ पे उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे और उत्तल लेंस होगा जो क्या करेगा, किरणों को अभिसारित करेगा, और जब किरणों को अभिसारित करेंगे तो वो प्रतिबिंब पर, यानी जो उसका प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनेगा। इसलिए यहाँ पे बी यानी जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है और पहला वाला ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केवल बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें उन्होंने पूछा है कि टीवी के रिमोट कंट्रोल में किस तरंग का उपयोग किया जाता है। देखो अक्सर हम जो मोबाइल से आजकल टीवी भी चलता है, उसके साथ ही जो रिमोट कंट्रोल्स होते हैं एसी को चलाने के लिए या फिर टीवी को चलाने के लिए जो रिमोट यूज किया जाता है उसमें कौन सी तरंग उपयोग की जाती है, तो यहाँ पे जो अवरक्त तरंग होती है या इंफ्रारेड तरंग जिसको कहा जाता है उसका उपयोग किया जाता है, अवरक्त तरंग का। तो इसका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ ही देखो यहाँ पे हम इसके साथ कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देखेंगे कि यहाँ पे दिया गया सूक्ष्म तरंग, दृश्य तरंग, रेडियो तरंग और अवरक्त तरंग दिया गया। अगर हमें क्रम पूछा जाए कि इसकी जो तीव्रता के आधार पर या फिर जो तरंग दैर्ध्य होता है उसके आधार पर अगर इसका क्रम पूछा जाए तो हम देखेंगे इसका क्रम होगा दृश्य तरंग, ठीक है, उसके बाद होगा अवरक्त किरणें, उसके बाद होगा माइक्रोवेव या सूक्ष्म किरणें और उसके बाद होगा रेडियो जो तरंगे होती है, ये इसका क्रम हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे जो होगी इनका तो होगा लैम्बडा होगा, मतलब तरंग दैर्ध्य वो तो सर्वाधिक होगा, लेकिन जो इसकी आवृत्ति होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो आवृत्ति इनकी तो दृश्य तरंगों की तो ज़्यादा होगी, लेकिन रेडियो तरंगे होगी उनकी आवृत्ति कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें लिखा है इन्होंने वेबर किसका मात्रक है। तो यहाँ पे इन्होंने मात्रक पूछा है कि वेबर किसका मात्रक है। यहाँ पे ऑप्शन दिया चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय प्रेरण। तो चुंबक का जो गुण होता है उसके आधार पर इन्होंने ये चारों ऑप्शन दिए हैं। तो इन सब के बारे में हम बेसिक बातें पढ़ेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है और चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। देखो चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, जो चुंबक होता है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर वो अपना गुण या अपना जो प्रभाव है वो प्रदर्शित करता है उसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। जिसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है टेस्ला। ठीक है, चुंबकीय प्रवृत्ति किसे कहते हैं कि कोई पदार्थ है वो कितनी सुगमता से चुंबकीय गुण को अर्जित करता है या अपने में समाता है, उसे कहा जाता है चुंबकीय प्रवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद सी ऑप्शन है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स किसको कहा जाता है, तो जब किसी पदार्थ को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके भीतर से गुजरने वाली जो कुल चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसको क्या कहा जाता है, चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है, और जिसका मात्रक होता है वेबर। ठीक है, डी ऑप्शन दिया गया चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण का
तात्पर्य होता है प्रेरण मतलब प्रेरित करना, ठीक है। तो चुंबकीय प्रेरण मतलब किसी पदार्थ को प्रेरित करने, अर्थात उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है उसको कहा जाता है चुंबकीय प्रेरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि असुमेलित पहचानिए, ठीक है। तो इसमें दिया गया एक तरफ कण दिए गए और दूसरी तरफ इन्होंने खोजकर्ता जो इसको इसके द्वारा खोजा गया, ये आपको दिए गए। इसमें उन्होंने पूछा है कि असुमेलित जो इसका मैच नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई, जेम्स जे थॉमसन के द्वारा की गई, जो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वाला है प्रोटॉन की खोज इन्होंने बताया जेम्स चैडविक के द्वारा, जो कि गलत है। नेक्स्ट वाला है उन्होंने बोला न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई, तो ये गोल्डस्टीन बता रहे, जो कि गलत है। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन की जो खोज है वो तो की गई थी गोल्डस्टीन के द्वारा, और न्यूट्रॉन की खोज है वो की गई थी जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। वही एक यहाँ पे ध्यान रखना कि प्रोटॉन का जो खोज है उसकी तो किसके द्वारा की गई, गोल्डस्टीन के द्वारा की गई, लेकिन इसका जो नामकरण है या जो इसका नाम है वो किसके द्वारा रखा गया, रदरफोर्ड के द्वारा रखा गया, ठीक है। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना कि रदरफोर्ड है उन्होंने नामकरण इसका किया था, और जो गोल्डस्टीन है उसकी खोज की गई थी प्रोटॉन की, ठीक है। इसके साथ ही आप देखना कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उनके जो आवेश का मान होता है वो हमेशा समान होता है, लेकिन इसके अंदर आवेश में केवल ये फर्क होता है कि यहाँ पे नेगेटिव आवेश होगा और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव आवेश होता है। इनका मान क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। वही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इन दोनों का प्रोटॉन तथा जो न्यूट्रॉन है उनका जो द्रव्यमान का जो मान होता है वो क्या होता है, हमेशा समान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे असुमेलित पूछा था, तो असुमेलित के अंदर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें उन्होंने पूछा है समुद्र में गोताखोरों के सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिश्रित की जाती है, ठीक है। हमने अक्सर मूवियों के अंदर और लाइव में भी देखा होता है कि जो समुद्र गोताखोर होते हैं वो समुद्र में जाते समय अपने पीछे एक सिलेंडर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर। उसमें केवल ऑक्सीजन गैस ही नहीं बल्कि एक और गैस मिश्रित की जाती है। देखो ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन और हाइड्रोजन दिया गया है। तो यहाँ पे कौन सी गैस उपयोग में मिश्रित की जाती है, यहाँ पे इसके साथ हीलियम गैस मिश्रित की जाती है। अब हीलियम गैस ही क्यों मिश्रित की जाती है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि जब हम समुद्र में जब गहराई के अंदर जाते हैं तो दाब होता है, वायुदाब होता है, वो क्या होता है, बढ़ने लगता है। अब जब वायुदाब बढ़ने लगता है, जब प्रेशर होता है वो बढ़ने लगता है, तो जो हीलियम गैस है उसकी रक्त में विलय होने की जो क्षमता होती है वो काफी कम हो जाती है, विलय होने की क्षमता काफी कम हो जाती है। और ये जो क्षमता जब कम होगी तो उससे क्या फायदा होगा, केवल ऑक्सीजन गैस है वही हमारे शरीर के अंदर प्रवाहित होगी, तो इससे जो श्वसन है वो श्वसन क्रिया अच्छे रूप से संचालित होगी, तो गोताखोर की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है, इसलिए हीलियम गैस को इसमें मिलाया जाता है। तो इसका आंसर बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें इन्होंने कहा है सुमेलित कीजिए, ठीक है। सुमेलित किसे करना है, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है मिश्र धातु, और दूसरी तरफ इन्होंने दी है कुछ धातुएं दी गई है, ठीक है। इसमें पहला है पीतल, फ्यूज तार और कांसा, जिसको ब्रॉन्ज भी कहा जाता है। यहाँ पे पहला है पीतल। पीतल जो किससे बना होता है, कॉपर तथा जिंक से बनी मिश्र धातु होती है। फ्यूज तार है वो टीन तथा लेड से अर्थात शीशे से मिलकर बनी धातु होती है, जिसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो जो शॉर्ट सर्किट है उससे बचाने के लिए
फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। कांसा है तो कांसा जो कांस्य पदक होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो वो कॉपर तथा टीन से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे सुमेलित करेंगे, एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन मिक्स हो जाएगा 2 से, ठीक है। और उसके बाद फ्यूज तार है वो किससे, बी का 3 और सी का 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 3 1, 2 3 और 1, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही कुछ धातुएं है, मिश्र धातुएं और भी है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर में सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें जो सिल्वर होती है वो नहीं पाई जाती है, अर्थात इसमें सिल्वर 0% होती है, ठीक है। इसमें वास्तविक रूप में कौन कौन सी पाई जाती है, तो इसके अंदर निकल, कॉपर तथा जिंक होती है, वह धातु पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि एक मिश्र धातु है नाइक्रोम, तो नाइक्रोम मिश्र धातु होती है, उसके अंदर क्रोमियम, निकल तथा आयरन तथा लोहा, तो ये पाई जाती है। अब नाइक्रोम जो मिश्र धातु होती है उसका उपयोग जो हीटर होता है, हीटर के अंदर, हीटर की जो रॉड होती है उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें इन्होंने पूछा है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। तो हमारे दैनिक जीवन में जो विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ है वो उपयोग में आते हैं, और उनके रासायनिक सूत्रों को पूछने की एक ट्रेंड सा बना हुआ है विभिन्न एग्जामों के अंदर। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण जिसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, वस्त्र या फिर जो कागज होते हैं उसके विरंजन में, अर्थात उसके जो कलर होता है उसको फेड करने के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, जिसका सूत्र क्या होता है, CaOCl2 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन इसके साथ एक देखो अन्य जो सूत्र दिए गए उसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे पहला दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे क्या कहा जाता है, बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने दिया है NaHCO3, NaHCO3 को खाने का सोडा या फिर इसको क्या कहा जाता है, बेकिंग पाउडर भी कहा जाता है, बेकिंग पाउडर भी कहा जाता है, ठीक है। इसके साथ ही इन्होंने दिया है CaSO4.H2O या फिर हाफ H2O भी इसको कहा जाता है, ठीक है। जो किसके लिए उपयोग में किया जाता है, जो POP होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है, उसमें या फिर जिप्सम के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें इन्होंने लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक है। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक पूछा है। तो बहुलक किसको कहते हैं, विभिन्न प्रकार के जो कार्बन या फिर अन्य जो पदार्थ होते हैं वो आपस में संयोजित होकर एक बड़ी सी श्रृंखला बनाते हैं, अपने अणुओं की एक बड़ी सी श्रृंखला बनाते हैं, उसे कहा जाता है बहुलक कहा जाता है। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के मिश्रण से बनने वाला बहुलक कौन सा है। तो देखो ऑप्शन देखते हैं, पहला है टेफ्लॉन, बेकेलाइट बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है वल्कनीकृत रबड़ और टेरेलिन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बेकेलाइट। बेकेलाइट है वो किससे, फॉर्मल्डिहाइड तथा फिनॉल के द्वारा उसके मिश्रण मतलब उनके सहयोग से ये बनता है। बेकेलाइट है वो एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्रकार का बहुलक है, ठीक है। थर्मोसेटिंग किसको कहते हैं, थर्मोसेटिंग से तात्पर्य होता है कि एक ऐसा पदार्थ जो उसे किसी रूप में एक निश्चित रूप में परिवर्तित किया जाता है, उसके बाद पुनः उसको उसके जो वास्तविक जो उसके संगठन होते हैं, जैसे कि अगर बेकेलाइट को हम फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड की मदद से बनाते हैं, लेकिन इसे पुनः फिनॉल या फॉर्मल्डिहाइड के
जो पार्ट होते हैं उनके अंदर उसको अलग नहीं किया जाता, उसको कहा जाता है थर्मोसेटिंग कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे टेफ्लॉन, टेफ्लॉन जिसका उपयोग किस में किया जाता है, नॉन स्टिक के जो बर्तन होते हैं उसके अंदर टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो किसका रूप होता है, तो टेट्राफ्लोरोएथेन होती है, उसका ये बहुलक होता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें इन्होंने कहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने पूछा है असत्य, तो ये कीवर्ड है, इस कीवर्ड को सर्किल कर देते हैं ताकि हमें ध्यान रहे कि इन्होंने पूछा क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के नेक्स्ट वाले जो कथन है उसके ऊपर जाते हैं, उसमें देखते हैं क्या लिखा है। अल्फा किरणों को एक धनावेशित विकिरण, अल्फा किरणें जो एक धनावेशित विकिरणें होती है जिसकी आयनन क्षमता सर्वाधिक होती है। ठीक है, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इन्होंने पूछा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे इन्होंने क्या पूछा है, असत्य पूछा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, गामा किरणें जिसकी भेदन क्षमता न्यूनतम होती है, तो क्या है, ये गलत जवाब है। ठीक है, तो पहला सत्य और दूसरा असत्य, अर्थात इन्होंने पूछा असत्य, तो ऑप्शन हो जाएगा बी बिल्कुल सही। जब कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है वो विभिन्न स्तर पर अल्फा, बीटा और गामा किरणों के रूप में अपना जो विकिरणें होती है वो उत्सर्जित करता रहता है। ठीक है, तो उसके आधार पर इसकी जो आयनन क्षमता होती है, आयनन क्षमता पर अगर इसका क्रम देखा जाए तो अल्फा किरणों में सर्वाधिक होती है, उससे कम बीटा किरणों में और उससे कम गामा किरणों में पाई जाती है। लेकिन इन किरणों की जो भेदन क्षमता होती है, भेदन क्षमता का क्रम क्या होगा, भेदन क्षमता का क्रम सर्वाधिक गामा किरणों में पाया जाता है। अब गामा किरणों में सर्वाधिक क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो ऊर्जा होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इस कारण से वो किसी भी वस्तु या किसी भी जो माध्यम होता है उसमें भेदन करने की क्षमता रखती है। ठीक है, उससे कम होगा वो बीटा के अंदर होगी, सबसे कम होगी वो अल्फा के अंदर होगी। तो इस क्रम को थोड़ा ध्यान रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें इन्होंने कहा है कि कैस्कोग्राफ यंत्र का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया है। देखो कैस्कोग्राफ, कैस्कोग्राफ सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा ये है क्या। तो कैस्कोग्राफ एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा पौधे के अंदर जो होने वाली वृद्धि होती है, पौधे में होने वाली वृद्धि, पौधे में होने वाली वृद्धि का मापन किया जाता है। ठीक है, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो उसके बारे में देखो ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, मेघनाथ शाह, बी है हरगोविंद खुराना, सी है सत्येंद्रनाथ बोस और डी है जगदीश चंद्र बोस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बारे में अन्य जो हमारे वैज्ञानिक है ये सभी भारतीय वैज्ञानिक है, और उन्होंने क्या क्या अपने क्षेत्र के अंदर उत्कृष्ट कार्य किए उसके बारे में देखते हैं। मेघनाथ शाह जो एक क्या थे, खगोल शास्त्री थे, खगोल शास्त्री थे, और उन्होंने एक शाह समीकरण है जो कि एस्ट्रोनॉमी में काफी विख्यात समीकरण के अंदर इसको माना जाता है, जो इनके द्वारा प्रतिपादित की गई। सेकंड है हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना जिनको क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला हुआ है, और नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में दिया गया, तो बायोलॉजी के अंदर, बायोलॉजी में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड टाइड्स, उनकी खोज के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया। और सत्येंद्रनाथ बोस जिसे एसएन, जिन्हें एसएन बोस भी कहा जाता है, इनके द्वारा जो आइंस्टीन है, आइंस्टीन के साथ काफी इन्होंने कार्य किया, और उसके लिए इनके नाम और आइंस्टीन के नाम पर बोस आइंस्टीन जो एक पदार्थ की अवस्था होती है उसका नामकरण किया गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें इन्होंने क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे इन्होंने सत्य के बारे में पूछा है, ये हम नोटिस करेंगे, इसके लिए इसको सर्किल कर देते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन, पहला कथन है सोडियम कार्बोनेट जिसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। देखो हमने पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर ही देखा
कि खाने का सोडा किसे कहा जाता है, NaHCO3, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है, खाने का सोडा भी कहा जाता है, और इसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। मतलब ए वाला ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। दूसरा इन्होंने कहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल ट्वाइस का उपयोग पेट में उत्पन्न होने वाली अम्लता को दूर करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है। क्यों, अक्सर हमने देखा होगा कि जो एक पिंक कलर की बोतल आती है जिसके अंदर क्या भरा होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, जो अक्सर हम पेट के अंदर जो जलन वगैरह होती है या HCl की जो मात्रा होती है वो काफ़ी उसका स्तर वो काफ़ी बढ़ जाता है, तो उसको उदासीन करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट वाला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बिना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन गलत है और 2 और 3 बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है निम्नलिखित में से दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन एक है पारसेक, के बाद है प्रकाश वर्ष, के बाद है खगोलीय दूरी, और उसके बाद है किलोमीटर। तो पारसेक है वो सबसे बड़ी दूरी होती है। दूरी को मापने का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है, पारसेक होता है। साथ ही यहाँ पे जो चारों चीजें दी गई है वो चारों दूरी को मापने के ही मात्रक है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, तो पारसेक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 3 × 10⁻16 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, तो एक वर्ष के अंदर प्रकाश द्वारा तय किया गया जो मान होता है उसकी जो दूरी होती है, एक वर्ष के अंदर प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी होती है, उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ठीक है, और खगोलीय दूरी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वो किसे कहा जाता है, तो यह सूर्य और पृथ्वी के मध्य की जो दूरी होती है इसे कहा जाता है एक खगोलीय दूरी, जिसका मान लगभग 15 करोड़ के आसपास होता है। क्यों, क्योंकि जो पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी होती है वो उसके चक्र या परिक्रमण के दौरान परिवर्तित होती रहती है, इस कारण से इसका मान परिवर्तित होता रहता है। तो लगभग 15 करोड़ होती है, वो उसकी खगोलीय दूरी का मान माना जाता है। तो इसका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें इन्होंने पूछा है भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुआ था। तो ये बहुत ही चर्चित जो त्रासदी है उसके अंदर इसका नाम आता है, जो कि 2 दिसंबर की रात को 1984 में भोपाल शहर के अंदर MIC मतलब मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो थी उसके रिसाव के कारण ये जो त्रासदी थी वो हुई थी। तो ऑप्शन डी है मिथाइल आइसोसाइनेट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो डी ऑप्शन सही है। वही अभी हाल ही में चर्चा में हमने देखा कि कांड हुआ था या त्रासदी हुई थी विशाखापट्टनम में, तो विशाखापट्टनम में जो स्टाइरिन जो गैस थी उसके रिसाव के कारण एक त्रासदी हुई थी। तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखना कि करंट के अंदर पूछा जा सकता है कि विशाखापट्टनम त्रासदी के अंदर कौन सी गैस रिलीज हुई थी, तो वो गैस थी स्टाइलिन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें इन्होंने पूछा है सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ धातुएं दी है, लिथियम, यूरेनियम, स्ट्रोंशियम, और दूसरी तरफ उनका जो गुण है वो दिया है आतिशबाजी में लाल रंग का उपयोग, सबसे हल्की धात्विक तत्व, और आशा मेटल या होप मेटल या आशा धातु इसे कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सुमेलित करेंगे। इसमें देखो सबसे पहला है कि लिथियम धातु, तो लिथियम होती है वो क्या होती है, सबसे हल्की धातु के अंदर इसको शामिल किया जाता है। जो आवर्त सारणी के अंदर पाई जाने वाली सबसे हल्की धातु है। वही सबसे भारी जो धातु है उसके अंदर आती है ऑस्मियम। सबसे भारी धातु में अगर पूछे
तो क्या आती है, ऑस्मियम आती है। ठीक है, तो एक ऑप्शन हो जाएगा 2। एक ऑप्शन 2 कहाँ पे, ए में और सी में, अर्थात बी को और डी को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो दूसरा ऑप्शन है यूरेनियम। यूरेनियम यूरेनियम की काफ़ी क्षमता है, जो हमारा रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है उसके अंदर ये काफ़ी उपयोग में आती है। इस कारण से इसको होप मेटल भी कहा जाता है या आशा धातु कहा जाता है। बी के अंदर हो जाएगा 3। बी के अंदर 3 मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही, ए वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचा ये स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम है वो किसके अंदर, जो आतिशबाजी होती है, आतिशबाजी के अंदर जो अपन अलग अलग जो फटाके वगैरह जो फोड़ते हैं उसके अंदर जो लाल रंग का जो कारण होता है वो स्ट्रोंशियम के कारण होता है। लेकिन यदि आपको पूछे कि आतिशबाजी के अंदर जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो वो बेरियम के कारण होता है, बेरियम के कारण होता है। वही जो प्लूटोनियम होती है, प्लूटोनियम धातु को क्या कहा जाता है, तो जो भय वाली धातु है, जिस प्रकार से रेडियो एक्टिव के अंदर यूरेनियम को आशा धातु कहा जाता है, उसी तरह से प्लूटोनियम को भय धातु भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें इन्होंने पूछा निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पे कीवर्ड है नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, सर्किल कर देंगे। साथ ही इन्होंने पूछा है कि रासायनिक परिवर्तन, तो यहाँ पे देखेंगे रासायनिक परिवर्तन कहते किसे है, कोई भी पदार्थ जिसके अंदर का भौतिक तथा जो रासायनिक गुण होता है वो क्या होगा, परिवर्तित होता है, तो वह रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है। साथ ही ये जो गुण होगा, ये जो परिवर्तन होगा वो अनुत्क्रमणीय प्रकार का होगा, अर्थात उसे उसकी जो पूर्वावस्था है उसके अंदर उसको नहीं लाया जा सकता। ठीक है, तो उसको कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया है लोहे पर जंग लगना, बी ऑप्शन है पानी का ठंडा होकर बर्फ बनना, सी ऑप्शन है श्वसन क्रिया, और डी ऑप्शन है आटे से रोटियां बनना। तो पहला देखो, लोहे पर जंग लगना, जब अगर लोहे पर जंग लग जाता है तो पुनः उसको लोहा नहीं बनाया जा सकता। इस कारण से इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक प्रकार की क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और यहाँ पे हमें पूछा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो एक प्रकार का हमें भौतिक परिवर्तन जो जिसमें केवल होता है वो हमें बताना है। तो पानी का ठंडा होकर बर्फ बनना, तो बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि हम बर्फ है उसको पानी में बदल सकते हैं और पानी को पुनः बर्फ के अंदर बदला जा सकता है। तो ये कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। साथ ही अगला है श्वसन क्रिया, और डी ऑप्शन है आटे से रोटियां बनाना। तो आटे से रोटियां, अगर आटे से हमने रोटियां बना दी तो रोटी से वापस आटा नहीं बनाया जा सकता। इस रूप के अंदर बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, इसके अंदर है गैल्वेनीकरण की क्रिया में लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना होगा गैल्वेनीकरण ये होता क्या है और इसको तो उपयोग में लिया जाता है। तो गैल्वेनीकरण जो धातु होती है, विभिन्न प्रकार की जो धातुएं होती है या लोहा है, इसके संरक्षण के लिए या संक्षारण से उसे बचाने के लिए गैल्वेनीकरण की जो प्रक्रिया होती है या फिर जो क्रिया होती है उसका उपयोग किया जाता है। अब गैल्वेनीकरण के अंदर कौन सी, तो जिंक धातु होती है उसका उपयोग किया जाता है। जिंक धातु की परत को चढ़ाया जाता है, जिसके कारण उसको जो लोहे की धातु है उसको संक्षारण से बचाया जा सके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें इन्होंने पूछा निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है। तो यहाँ पे इन्होंने देखो फिर से पूछा असुमेलित, तो इसको हम क्या करेंगे, मार्क कर देंगे, सर्किल कर देंगे, ताकि हमें नोटिस में रहे कि इन्होंने क्या पूछा है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दिया है कुछ पदार्थ दिए और उसके साथ उसमें उपस्थित अम्ल कौन से प्रकार होते हैं उसके बारे में इन्होंने दिया है। देखो पहला है सेव, सेव जिसके अंदर मेलेनिक एसिड, मैलिक एसिड बिल्कुल सही है। इमली, इमली के अंदर इन्होंने दिया है सिट्रिक अम्ल, नहीं ये गलत है। क्यों, क्योंकि इमली है उसमें
टार्टरिक जो अम्ल होता है वो पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल होता है, वो पाया जाता है। वही सिट्रिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल किसके अंदर होता है? वो नींबू के अंदर होता है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ पे असुमेलित पूछा है, तो ये क्या है? असुमेलित है, जबकि ये क्या है? सुमेलित है, तो इसको कैंसिल कर देंगे। थर्ड वाला ऑप्शन है जिसमें चाय, चाय में टैनिक अम्ल, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा असुमेलित कौन सा है? केवल दो। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें इन्होंने पूछा है एक्वारेजिया या अम्ल राज। एक्वारेजिया या अम्ल राज किसका मिश्रण होता है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे एक्वारेजिया या अम्ल राज कहते किसे है। तो एक्वारेजिया HCl और HNO3 होती है, उनके 3:1 का जो मिश्रण होता है उसे क्या कहा जाता है? एक्वारेजिया कहा जाता है। साथ ही यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी, इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? तो इसका उपयोग जैसे कि विभिन्न धातु है, प्लेटिनम, ठीक है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गई, इस प्रकार की जो धातु होती है उनको पिघलाने में तथा उसके शुद्धिकरण के अंदर एक्वारेजिया का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल इसका उपयोग के अंदर मिश्रण किया जाता है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें इन्होंने कहा है कोशिका के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखो यहाँ पे भी इन्होंने क्या पूछा है? नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या, इस जो की पॉइंट है उसको हम क्या करेंगे? सर्किल कर देंगे, ताकि नोटिस में रहे कि इन्होंने पूछा क्या है। देखो कोशिका के बारे में पूछा है, तो सबसे पहले कोशिका के बारे में कुछ बातें इसको ध्यान रखेंगे कि कोशिका जो हमारे जीवन की क्या है? मूलभूत इकाई जिसे कहा जाता है। हमारा जो पूरा शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जो हमारे उत्तक है वो भी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और वो उनकी एक विशिष्ट कार्य प्रकृति होती है, वो उस प्रकार से वो कार्य करते हैं। इसमें पहला है ऑप्शन, कोशिका के आकार तथा आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित है। देखो ये विशिष्ट कार्य से संबंधित है, इसके बारे में पूछा है। यहाँ पे हमें देखना ये होगा कि जैसे कि एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव में केवल एक प्रकार की कोशिका ही पाई जाती है, और उसकी जो जितना भी पाचन या अन्य कोई भी कार्य होता है वो एक प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा ही होता है, संपन्न होता है। लेकिन वो उसका एक विशिष्ट कार्य हो गया। लेकिन अगर हम बहुकोशिकीय जीव के अंदर देखें तो बहुकोशिकीय जीव में क्या होगा? बहुकोशिकीय जीव में भी विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं होती है वो आपस में संगठित होकर या फिर एक उत्तक का निर्माण करके वो क्या करेगी? जो हमारी विभिन्न अलग अलग पोषण के लिए या फिर अन्य कार्य के लिए जो भी उसको उसे जो कार्य के लिए जो मतलब आवश्यकता होगी उस कार्य को वो संपन्न करवाएगी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे कोशिका है वो एक विशिष्ट कार्य से संबंधित होती है, जो कि एक गलत जवाब है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले तो भी एक बार हम कथनों को देख लेते हैं। इसमें बी ऑप्शन है, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि कोशिका होती है उसके अंदर क्या होता है? विभाजन की क्षमता पाई जाती है और उसकी कोशिकाओं के अंदर परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तीसरा है, प्रत्येक कोशिका के निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, तो उसकी कार्य की अपनी खुद की जो एफिशिएंसी होती है वो अलग अलग होती है, उसकी क्षमता है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सभी देह उत्तकों में एक ही प्रकार की कोशिका पाई जाती है या विद्यमान होती है, जो कि बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? ऑप्शन है दाल, चावल, गन्ना और गेहूं। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं। जो नाइट्रोजन चक्र होता है उसका अंदर सबसे पहला जो चरण होता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जो कि इसके शब्द से ही स्पष्ट है, स्थिरीकरण स्थिरता प्रदान करेगा। कैसे?
कि वायुमंडल के अंदर जो उपस्थित नाइट्रोजन है उसे पौधों के अंदर या मृदा के अंदर लाने का जो कार्य होता है उसे कहा जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसके लिए कुछ जीवाणु होते हैं, वो उत्तरदायी होते हैं, जैसे कि राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, इस प्रकार के कुछ जीवाणु होते हैं वो जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। वही जो दाल होती है, दाल की जो जड़ें होती है जिसमें लेग्यूम प्रकार की गांठें पाई जाती है, जो किसमें सहायक होती है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंदर सहायक होती है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, इसमें इन्होंने लिखा है निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा उपयुक्त पुट की पहचान कीजिए। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कुछ कल्चर के नाम दिए, जैसे कि एपीकल्चर, सिल्वीकल्चर और विटीकल्चर। इससे तात्पर्य क्या है उसके बारे में हमें पूछा है। तो ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखो काफी समय से पढ़ते आ रहे हैं, एपीकल्चर किसे कहा जाता है, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, एपीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद सिल्वीकल्चर ये किसे कहा जाता है, वन से संबंधित जो भी संवर्धन की क्रिया की जाती है उसको कहा जाता है सिल्वीकल्चर। विटीकल्चर किसको कहा जाता है, विटी अंगूर को कहा जाता है, अंगूर की जो खेती या अंगूर का जो संवर्धन करते हैं उसे कहा जाता है विटीकल्चर कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, 3 और 1, 2, 3 और 1। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, कोशिका का यातायात प्रबंधन किसे कहा जाता है। कि यातायात प्रबंधन के बारे में पूछा गया है, तो यातायात प्रबंधन किसे कहा जाता है, गोल्जी कॉय को कहा जाता है। गोल्जी कॉय को यातायात प्रबंधक क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोशिका के अंदर जो विभिन्न पदार्थ होते हैं उनके स्त्रावण को नियंत्रित और नियमित करने के लिए, ठीक है, उसके लिए क्या किया जाता है, ये कार्य करता है गोल्जी कॉय। इस कारण से इसे यातायात का प्रबंधक कहा जाता है। ठीक है, वही ऑप्शन में दिए गए लाइसोजाइम को क्या कहा जाता है, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्मघाती कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको कोशिका का क्या कहा जाता है, शक्ति ग्रह, इसे कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। रिक्तिका एक ऐसा कोशिकांग है जो पौधे के अंदर सबसे बड़े आकार के रूप में होता है, पौधे में सबसे बड़े आकार का कोशिकांग है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें दिया है अर्धसूत्री विभाजन के संदर्भ में सही कथन पहचानिए। तो इन्होंने सही कथन के बारे में पूछा है और यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन की बात कही है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन किसे कहा जाता है, तो अर्धसूत्री विभाजन कोशिका जो होती है वो आपस में विभाजित होकर जो उसकी जो संख्या होती है, मात्र कोशिका होती है, उससे वो अपनी संतति जो कोशिका होती है उसमें 2 रूपों में बढ़ जाती है, 2 भाग के अंदर विभाजित हो जाती है, जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन इन्होंने दिया है, पहला है यह विभाजन केवल कायिक कोशिका में होता है, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि यह किस में पाया जाता है, केवल जो लैंगिक कोशिका होती है, सोमेटिक नहीं बल्कि किसमें, लैंगिक कोशिका, लैंगिक कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो पहला वाला ऑप्शन है वो इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वाला है यह विभाजन 2 चरणों में पूर्ण होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और थर्ड है इस विभाजन में संतति कोशिकाओं के गुणसूत्र की संख्या मात्र कोशिकाओं के बराबर होती है, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि हमने सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर ही बात की कि अर्धसूत्री विभाजन
इसका विभाजन मात्र कोशिका और उसकी जो संतति कोशिका होती है उन दोनों के अंदर दो भागों में बढ़ जाती है। संतति कोशिकाओं में की जो संख्या होगी वो मात्र कोशिकाओं से क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। क्या हो जाती है, आधी रह जाती है। इस कारण से इसका तीसरा वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चौथा है, इस विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। बिल्कुल होता है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 2 और 4 सही है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन कीजिए। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, सही कथन के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे पहला है, श्वेताणु केंद्रक रहित होते हैं। श्वेताणु किसे कहा जाता है, WBC को, जिसका एक अन्य नाम भी है जिसे ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट। तो ल्यूकोसाइट ये कह रहा है कि WBC है वो केंद्रक रहित होते हैं, जो कि क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि जो RBC जो होती है, केवल RBC ही ऐसी होती है जिसके अंदर केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। इसमें भी एक अपवाद है। इसमें अपवाद क्या है कि 2 प्रकार के ऐसे जीव है जिनके अंदर क्या RBC के अंदर केंद्रक पाया जाता है। कौन कौन सा है, तो वो है ऊंट और लामा। इन दोनों के अंदर क्या होता है कि RBC के अंदर भी केंद्रक पाया जाता है। तो पहला वाला ऑप्शन हो गया गलत। मतलब देखो, ए वाला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल है, मतलब बी और डी हो गया एलिमिनेट, बचा ए और सी। सेकंड है, वृद्धि एवं क्षतिग्रस्त लाल रुधिर कणिका, मतलब RBC प्लिया में नष्ट होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब RBC जब क्षतिग्रस्त हो जाती है तो वो प्लिया के अंदर क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इस कारण से प्लिया को क्या कहा जाता है, RBC का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। RBC का कब्रिस्तान, RBC का कब्रिस्तान भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो बी सेकेंड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। थर्ड वाला है कि बिंबाणु क्षतिग्रस्त रक्त वाहिनियों की मरम्मत करता है। बिल्कुल करता है, जो प्लेटलेट्स होती है वो क्या करता है, इसमें सहायता प्रदान करता है। फोर्थ ऑप्शन है, कथन है मनुष्य की लाल रक्त कणिका है, मतलब RBC का जीवन काल 80 दिन होता है, जो कि क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि RBC का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, 120 दिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन केवल 2 तथा 3 है, वो क्या होंगे, सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं 37, जिसमें इन्होंने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह सुमेलित है। तो यहाँ पे सुमेलित के बारे में पूछा है। एक तरफ इन्होंने ग्रंथि दी है, हमारे शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथि, और उससे स्त्रावित होने वाले एंजाइम के बारे में पूछा है। इसमें पहला है लार, जिससे इन्होंने कहा ट्रिप्सिन निकलता है। सेकंड है आमाशय, जिससे इन्होंने कहा पेप्सिन स्त्रावित होता है। थर्ड है अग्नाशय, जिससे इन्होंने टाइलिन निकलता है। देखो यहाँ पे जो लार है, लार के अंदर से एक तो टाइलिन तथा लाइसोजाइम, ये 2 प्रकार के एंजाइम स्त्रावित होते हैं। तो ये पहला वाला तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है यहाँ पे आमाशय, आमाशय से पेप्सिन निकलता है, जो कि बिल्कुल सही है। पेप्सिन के साथ साथ आमाशय से 2 और जो एंजाइम होते हैं वो स्त्रावित होते हैं। एक तो होता है रेनिन, जो कि प्रोटीन के पाचन के अंदर काफ़ी सहायक होता है। उसके साथ ही HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वो भी आमाशय से स्त्रावित होता है। थर्ड वाला ऑप्शन है अग्नाशय, अग्नाशय से टाइलिन नहीं, टाइलिन किससे निकलता है, ये लार से निकलता है। तो यहाँ से कौन सा निकलेगा, यहाँ से निकलते ट्रिप्सिन और एमाइलेज जैसे जो एंजाइम होते हैं वो स्त्रावित होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कौन सा सुमेलित है, तो केवल
दो है वो सुमेलित है, तो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पे इन्होंने पूछा है मनुष्य में उत्सर्जी पदार्थ किस रूप में उत्सर्जित होता है। तो देखो पदार्थ ये पूछ रहा है उत्सर्जित पदार्थ के बारे में, तो जो मनुष्य या फिर अन्य प्राणी होते हैं वो अपनी श्वसन, वाचन और अन्य क्रियाओं के द्वारा कुछ ऐसे पदार्थ जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं या जिनका उपयोग नहीं होता है उनको उत्सर्जित पदार्थ कहा जाता है और उन्हें शरीर से बाहर किया जाता है। ठीक है, अब उत्सर्जित पदार्थ जो मनुष्य के अंदर किस रूप में होता है, तो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया है यूरिक अम्ल, यूरिया, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है अमोनिया और डी ऑप्शन है यूरिक तथा अमोनिया। देखो सबसे पहले जो प्राणी जगत है इनको तीन रूपों के अंदर, उत्सर्जन के आधार पर तीन रूपों के अंदर को विभाजित किया है, जिसमें एक तो है यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक किसे कहा जाता है, जो कि उत्सर्जन के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, जिसके अंदर मनुष्य या स्तनपायी है वो उसके अंदर आते हैं। दूसरा है यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक यूरिकोटेलिक किसमें, जो पक्षी या फिर सरीसृप होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। इसमें उत्सर्जन किस रूप में होता है, यूरिक अम्ल होता है, उस रूप में इसके उत्सर्जन पदार्थ का उत्सर्जन होता है। साथ ही थर्ड वाला है जिसके अंदर है अमीनोटेलिक। तो अमीनोटेलिक जिसमें अमोनिया के रूप में होता है और ये किस में पाया जाता है, तो सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं या सूक्ष्म जीव होते हैं उसके अंदर ये अमीनोटेलिक के रूप में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। इसमें इन्होंने कहा है कि एक अभिकथन तथा एक कारण नीचे दिए गए हैं जिसके अंदर उसके सही विकल्प का चुनाव करना है। तो यहाँ पे इन्होंने पहला है अभिकथन कौन सा है, ए चमगादड़ एक स्तनपायी है और उसका कारण उन्होंने बताया चमगादड़ उड़ नहीं सकता है। तो देखो कारण तो स्पष्ट सा है कि आपको लग रहा होगा कि चमगादड़ तो उड़ सकता है, बिल्कुल उड़ सकता है, और ये का जो कारण है वो बिल्कुल गलत है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि चमगादड़ एक स्तनपायी है जो कि बिल्कुल सही है। अब स्तनपायी तो है लेकिन इसके अंदर अपवाद ये है कि स्तनपायी कभी भी उड़ नहीं सकते, और चमगादड़ है वो चमगादड़ स्तनपायी होने के साथ साथ वो उड़ भी सकता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा फैक्ट है, इसलिए थोड़ा इसको ध्यान रखना कि चमगादड़ स्तनपायी है और वो उड़ सकता है, लेकिन ये क्या एक अपवाद के रूप में। तो इसका ए है वो बिल्कुल, जो अभिकथन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा और कारण है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें भी उन्होंने इस प्रकार से पूछा है, नीचे अभिकथन दिया गया और एक कारण दिया गया, इसके बारे में हमें देखना है। देखो पहला अभिकथन है ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता माना जाता है, जो कि क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार से क्या है, डोनर के रूप में होता है। ठीक है, और उसमें भी जो ओ रक्त समूह होता है वो भी कौन सा रूप, ओ का नेगेटिव वाला जो रूप है या ओ नेगेटिव वाले जो होते हैं वो किसी को भी अपना खून डोनेट कर सकते हैं, तो वो क्या होंगे, डोनर के रूप में होंगे, न कि प्राप्तकर्ता के रूप में। तो इसका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है कारण ओ प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसी कारण से ये क्या कर सकते हैं, किसी को भी डोनेट कर सकते हैं। तो इसका जो आर वाला जो कथन है वो बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ए गलत और आर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, इन्होंने कहा है कि हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार
कीजिए। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य पूछा है तो इसको नोटिस करेंगे, इसको हम सर्किल कर देते हैं ताकि पता रहे कि इन्होंने पूछा क्या है। हीमोग्लोबिन के बारे में पूछ रहे, इसमें पहला कथन है यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। बिल्कुल करता है हीमोग्लोबिन रक्त के अंदर। और उसके साथ ही उसमें क्या पाई जाती है, लोहा युक्त जो धातु होती है Fe++, ये इसके अंदर आरबीसी हीमोग्लोबिन के अंदर ये पाई जाती है। साथ ही ये किसके अंदर होती है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसी के अंदर होता है, और जो किसका परिवहन करता है वो ऑक्सीजन के परिवहन के अंदर काफी, मतलब ऑक्सीजन की जो परिवहन का जो कार्य होता है वो इसी के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल, सेकंड है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड वाला का है कि यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। देखो प्रतिरक्षा कैसे प्रदान करेगा, ये तो आरबीसी के साथ रहता है, जबकि प्रतिरक्षा का जो कार्य है वो किसका है, डब्ल्यूबीसी का है। तो ऑप्शन 3 है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 कहाँ पे है, फर्स्ट वाले ए में, सी में और बी में, मतलब डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट में चौथा इन्होंने कहा है कि यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। बिल्कुल करता है, क्यों, क्योंकि ये के अंदर क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, और आयरन के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल रंग प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित का सही ढंग से मिलान करें। तो यहाँ पे सूची 1 दी गई है और 2, जिसके अंदर एक तरफ तो इन्होंने हार्मोन दिए और स्रावित होने वाली जो ग्रंथि है या ग्लैंड है वो दी गई है, तो इनको मैच करना है। इसमें पहला है कॉलिप के हार्मोन, सेकंड है एल्डोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन और मेलाटोनिन, ये 4 हार्मोन दिए। दूसरी तरफ है अधिवक्र ग्लैंड, इसे क्या कहा जाता है, एड्रीनलिन हार्मोन, सॉरी एड्रीनलिन जो ग्रंथि है, अधिवक्र को एड्रीनलिन ग्रंथि भी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो एल्डोस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन कहाँ से निकलेगा, एड्रीनलिन ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, तो बी का हो जाएगा एक, बी का ऑप्शन एक, ठीक है सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन किससे स्रावित होता है, तो ये पीयूष ग्रंथि जो होती है, पीयूष ग्रंथि उससे स्रावित होता है। ठीक है, जो कि कहाँ पे पाई जाती है, जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, और जो ये एड्रिनलिन ग्रंथि है उसको क्या कहा जाता है, इसे करो या मरो ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, तो सी के अंदर हो गया 4। अच्छा, ये तो पहले से एलिमिनेट किए हुए है, ए बी और डी गलत हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बी का ऑप्शन है वो किसी में है ही नहीं, तो एक है वो नंबर किसी में नहीं है, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको मैच कर लेते, मेलाटोनिन, मेलाटोनिन किससे निकलता है, तो ये पीनियल जो ग्रंथि होती है उससे निकलता है। पीनियल ग्रंथि को क्या कहा जाता है, मस्तिष्क की रेत भी कहा जाता है, साथ ही इसे बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है। ठीक है, जिससे क्या स्रावित होता है, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या कार्य करता है, मेलाटोनिन जो हमारी त्वचा का जो रंग होता है उसके निर्धारण में मेलाटोनिन कार्य करता है। कॉलिप के हार्मोन, कॉलिप का हार्मोन है वो किससे निकलता है, पैराथायराइड जो ग्रंथि होती है इससे स्रावित होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें इन्होंने लिखा है निम्नलिखित कथनों में से केवल सही कथन का चुनाव करिए। यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, सही कथन के बारे में पूछा है। यहाँ पे जो इन्होंने चारों ऑप्शन दिए वो अस्थियों के बारे में दिए, कि अस्थियों की संख्या कौन सी है और किस जगह पाई जाती है, उसके आधार पर। तो यहाँ पे पहला है ऑप्शन है नवजात शिशु में 300 अस्थियां पाई जाती है, जबकि वयस्क मनुष्य में 206 अस्थियां पाई जाती है, जो कि बिल्कुल आसान सा और एकदम सही फैक्ट है। तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा सही।
सेकंड दिया है फिबुला अस्थि हाथ में पाई जाती है, जो कि क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि हाथ के अंदर दो प्रकार की अस्थियां होती है, एक तो होती है अल्ना और एक रेडियस। ठीक है, सेकंड वाला हो जाएगा ऑप्शन गलत। थर्ड है मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है, बिल्कुल सही है। फोर्थ है रेडियस अस्थि जांग में पाई जाती है, तो वो रेडियस तो कहाँ पे पाई जाती है, हाथ के अंदर, तो ये क्या है, गलत है। यानी सेकंड और फोर्थ गलत है। तो जांग में कौन सी पाई जाती है, जब, तो यहाँ पे क्या होगा, जांग में फीमर पाई जाती है। ठीक है, इसके साथ ही पैरों के अंदर दो और अस्थियां पाई जाती है, पैर के अंदर टीबिया और फिबुला, ये दोनों अस्थि भी पैर का ही पार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड और फोर्थ गलत है, मतलब यहाँ पे उन्होंने सत्य पूछा है, तो एक और तीन बिल्कुल सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। इसमें इन्होंने पूछा है भारतीय कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन को संग्रहित करने के लिए आवश्यक तापमान परास है। देखो, कोविड के समय में कोविशील्ड और कोवैक्सीन है वो काफ़ी चर्चा के अंदर थी और सबने लगवाई होगी। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात इनके साथ ये है कि इनका जो भंडारण है वो आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनके द्वारा जो वैक्सीन बनाई गई, जैसे कि अमेरिका के द्वारा बनाई गई mRNA बेस्ड जो दो वैक्सीन थी, फाइजर और मॉडर्ना, उनका उनके साथ समस्या यही थी कि इनको संग्रहित करने के लिए काफ़ी बड़े जो ठंडा जो क्षेत्र होता है उसकी आवश्यकता होती थी, जिसको सामान्य ताप पर बनाए रखना मुश्किल होता था। इस कारण से ये समस्या आती थी। लेकिन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साथ सबसे अच्छी बात ये है कि इसका भंडारण काफ़ी आसानी से किया जा सकता है, जो नॉर्मल फ्रीज के लेवल पर किया जा सकता है, जो कि लगभग 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के मध्य इसका जो भंडारण है वो किया जा सकता है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, साथ ही हम कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बारे में देखेंगे। कोविशील्ड, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है वो और एक्स्ट्राजेनेका जो कंपनी है उसके द्वारा सहयोग के द्वारा ये कोविशील्ड का निर्माण किया गया। इसका निर्माण किसके, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ जो संस्था है जो पुणे में स्थित है उसके द्वारा इसका निर्माण या मैन्युफैक्चरिंग की गई। वही कोवैक्सीन है वो भारत बायोटेक के द्वारा निर्मित की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। इसमें है, इन्होंने पूछा एक अभाव रोग है। ठीक है, अभाव रोग किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये देखना होगा। अभाव रोग एक रोग का ऐसा प्रकार जिसके अंदर पोषण का जो स्तर होता है उसकी कमी के कारण ये रोग होते हैं। इसके कारण पोषण तत्व जो होते हैं, पोषण तत्वों की शरीर में कमी के कारण, पोषण तत्वों की शरीर में कमी के कारण जो रोग होते हैं उन्हें अभाव रोग कहा जाता है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, क्वाशियरकोर, मेरास्मस, हीमोफीलिया और कैंसर रोग। तो यहाँ पे जो क्वाशियरकोर और मेरास्मस है वो किसकी, प्रोटीन की कमी के कारण, ये बच्चों में होने वाला एक आम रोग है जिसे क्वाशियरकोर और मेरास्मस कहा जाता है। वही हीमोफीलिया, हीमोफीलिया जिसे शाही रोग भी कहा जाता है, जो एक प्रकार का एक आनुवांशिक रोग है। क्या है, आनुवांशिक रोग। ठीक है, नेक्स्ट वाला ऑप्शन है कैंसर। तो कैंसर भी एक अभाव रोग तो है नहीं, बल्कि ये क्या है, तो ये भी एक गंभीर बीमारी के अंदर शामिल किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, एक और दो सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा जैव अणु जैव उत्प्रेरक जैसे कार्य कर सकते हैं, नीचे दिए गए पुट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए।
देखो सबसे पहले इन्होंने पूछा है कि जैव उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक किसे कहा जाता है, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा। जैव उत्प्रेरक एक ऐसे उत्प्रेरक, पहले बात तो उत्प्रेरक कहते किसे है। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक क्रिया में सीधे भाग नहीं लेते, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया की जो गति होती है उसको प्रभावित करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उत्प्रेरक कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से यदि वो उत्प्रेरक जैविक रूप से इस्तेमाल होते हैं या फिर उपयोग में आते हैं या कार्य करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, जैव उत्प्रेरक कहा जाएगा। ठीक है, इस रूप में हमारे शरीर में विभिन्न हार्मोन हो गए या फिर एंजाइम होते हैं, वो किसका कार्य करते हैं, जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। और जो एंजाइम होते हैं वो एंजाइम किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कूट में देखते हैं कौन कौन से दिए गए। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, लिपिड का मतलब वसा, थर्ड है प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोटीन है, प्रोटीन जो कि जैव उत्प्रेरक के रूप में एंजाइम में उपयोग में आता है, इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कार्बोहाइड्रेट उपयोग में नहीं आता है, ठीक है, वसा भी नहीं आता है और न्यूक्लिक अम्ल भी नहीं आता है, तो केवल थर्ड है तत् प्रोटीन, वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं 47, जिसमें इन्होंने पूछा है ट्राई संबंधित है। तो यहाँ पे इन्होंने ट्राई की फुल फॉर्म दी है और उसके बारे में पूछा है कि ट्राई का एक प्रकार से इन्होंने पूछा है फुल फॉर्म है क्या। तो सबसे पहले देखेंगे ट्राई होता क्या है, या तो यहाँ पे देखेंगे ट्राई, ट्राई एक ऐसा विभाग है जो टेलीकॉम सेक्टर में नियमन और नियंत्रण का कार्य करने वाली एक बॉडी है, जो कि 1997 के अंदर स्थापित की गई, जो एक सांविधिक बॉडी है, सांविधिक संस्था के रूप में स्थापना की गई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये टेलीकॉम सेक्टर के अंदर रेगुलेशन करती है, तो टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा। तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, एफएम प्रसारण के लिए आवृत्ति बैंड है। तो देखो एफएम के बारे में इन्होंने पूछा है, एफएम जो अक्सर हम सुनते हैं एफएम के बारे में, तो एफएम कौन से रेंज होती है उसके अंदर आता है। तो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया है 540 से 6600 किलोहर्ट्ज तक, 74 से 216 किलोहर्ट्ज तक, 5.9 से 6.4 गीगाहर्ट्ज तक और 88 से 108 मेगाहर्ट्ज तक। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम अक्सर सुनते हैं 97.5 एफएम, तो ये जो भी एफएम का जो रेंज होती है वो किसके भीतर आती है, 88 से 108 के अंदर आती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में 49 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है जिस पद्धति में वीडियो सिग्नल, वॉइस सिग्नल और डाटा सिग्नल एक साथ प्रयोग में आते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, बुलेट बोर्ड सिस्टम, इंटरनेट या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देखो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर वॉइस, डाटा और उसके साथ साथ वीडियो वगैरह सब कुछ आपस में शेयर कर सकते हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बिल्कुल सही होता है। इसमें आमने सामने हम बात भी कर सकते हैं और वीडियोस भी शेयर होता है, उसके साथ साथ जो हमारी इमेज होती है वो पूरा शेयर होता है। तो इसका आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। टेली कॉन्फ्रेंसिंग होता है, उसमें केवल जो वॉइस सिग्नल होते हैं उन्हें ही भेजा जा सकता है, इसमें वीडियो सिग्नल होते हैं उनको नहीं भेजा जा सकता। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें इन्होंने पूछा है बच्चों को ट्रिपल एंटीजन डीपीटी किस रोग को रोकने के लिए दी जाती है।
अक्सर हमने अस्पतालों के अंदर देखा होता है कि बच्चों को डीपीटी का टीका दिया जाता है। तो ये डीपीटी किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है? तो डीपीटी, जो कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, डी का तात्पर्य है डिप्थीरिया, टी से अर्थ है पर्टूसियस, और टी से है टिटनेस। इस रोग के लिए इनके इस टीके को दिया जाता है, जो कि कहाँ पे? डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस। जो पर्टूसियस होता है इसे कुकर खांसी भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके साथ ही ये जो डीपीटी का टीका होता है वो बच्चों को 6 माह से 6 साल के भीतर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो अपना डिस्कशन पूरा हुआ। थैंक यू।